हेलो। नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 14 मार्च 2023 के शिफ्ट 2 के मैथ्स के प्रश्न सोल्व करेंगे और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 14 है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें देखिए 12 पुरुष किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। 12 पुरुष यानी कि मैन 8 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल वर्क हो जाए, जबकि 4 लड़के उसी कार्य को 40 दिनों में कर सकते हैं। भाई 4 बॉयज़ हैं और 40 दिन में कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। ये भी आपके पास टोटल वर्क होगा, यानी कि आपस में बराबर होंगे। और 9 लड़के और 3 पुरुष मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, 4 त्रिका 12 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर मेन और बॉयज़ की एफिशिएंसी का रेशियो आपके पास 5:3 आ जाएगा। तो आप किसी भी साइड से जो है टोटल वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इस साइड से कैलकुलेट कर लेता हूँ। टोटल वर्क हो जाएगा 4 बॉयज़ हैं, एक बॉयज़ की एफिशिएंसी 3 यूनिट और गुणा में 40 हो जाएगा। 4 त्रिका 12, 4 48, 480 आपके पास ये टोटल वर्क आ जाएगा। तो टाइम क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर टाइम इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 480 यूनिट का काम करना है। 9 लड़के 9 बॉयज़ और प्लस में 3 पुरुष यानी कि 3 मैन। अब यहाँ पर एक बॉयज़ की एफिशिएंसी 3 यूनिट और एक मैन की एफिशिएंसी जो है 5 यूनिट, ये रख देंगे यहाँ पर। तो 9 त्रिका 27, 5 त्रिका 15, कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। यानी कि 480/42 करेंगे। ये आपका यहाँ पर 6 से डिवाइड है, तो 8 छिके 48 और 7 छिके 42, यानी कि 80/7 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए एक परीक्षा में एक छात्र ने 64 अंक प्राप्त किए और फिर भी 20% अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। यदि उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। देखिए अगर प्रश्न के हिसाब से हम सोल्व करें तो यहाँ पर ये 64 और यहाँ पर देखिए 20% अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ, यानी कि प्लस 20% कर दें तो ये पासिंग मार्क्स होते। और आपको पासिंग मार्क्स दे कितने रखें, 40% दे रखें, यानी कि आपस में बराबर हो जाते। और यहाँ से 20% बराबर कितना आ जाता, 20% बराबर आ जाता यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर 64 आ जाता। ठीक है, तो यहाँ से 100% बराबर क्या हो जाता, दोनों साइड 5 से गुणा करा देते, 500 के 20, 5 के 30 और 2 32, यानी कि 320 आपके पास अधिकतम मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन अगर हम इस प्रश्न में थोड़ा सा करेक्शन करें, देखिए यहाँ पर आंसर आपका 200 दे रखा है। 200 आंसर तभी आ पाएगा जब यहाँ पर जो है फिर भी उत्तीर्ण अंकों के 20%, यहाँ पर ये कर लीजिए उत्तीर्ण अंकों के 20% अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। ठीक है, तो इसमें इंग्लिश वाले में देखेंगे, इन एन एग्जाम ए स्टूडेंट गोट 64 मार्क्स एंड स्टिल फेल्ड बाय 20% ऑफ पासिंग मार्क्स। यहाँ पर कर लेना आप परसेंट ऑफ पासिंग मार्क्स। ठीक है, पासिंग मार्क्स। तो यहाँ पर देखिए अगर आप अब इसको सोल्व करें तो यहाँ पर जो है ये 64 अंक उसने प्राप्त किए और यहाँ पर उत्तीर्ण अंकों के 20%। अब देखिए उत्तीर्ण अंक कितने थे, 40% थे। अगर आप इसका 20% कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करें तो ये कितना होगा, 8 होगा। यानी कि 8% अंकों से यह अनुत्तीर्ण हुआ। अगर इसको ये 8% अंक और मिल जाते तो ये पासिंग मार्क्स होते, और पासिंग मार्क्स आपको यहाँ पर 40% दे रखे हैं, तो यहाँ पर ये आपस में बराबर होते। और यहाँ से 32% बराबर कितना आ जाता, 64 आ जाता। तो 1% बराबर कितना आ जाता, 2 आ जाता। तो 100% बराबर कितना आ जाता, 200 आ जाता। यानी कि अधिकतम मार्क्स आपके पास 200 आ जाते। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इस प्रश्न में क्लियर नहीं किया हुआ है कि आपसे यहाँ पर टोटल वर्क, यहाँ पर ये सॉरी टोटल अंकों का यानी कि कुल अंकों का आपसे पूछ रखा है, या फिर उत्तीर्ण अंकों के 20% अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ ये पूछ रखा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अगर करेक्शन कर दिया जाए तो यहाँ पर आंसर आपके पास 200 आएगा। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए एक समबाहु त्रिभुज में परित्रिज्या 14 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज में माध्यिका की लंबाई बतानी। भाई परित्रिज्या का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, a/√3 और ये बराबर 14। तो यहाँ से भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 14/√3 हो जाएगा। और यहाँ पर माध्यिका की लंबाई बतानी। अब देखिए समबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका होती है वो उस त्रिभुज की हाइट होती है, यानी कि इसकी हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू में भुजा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, √3/2 इंटू में ये 14/√3, तो 2 से कटेगा ये 7 आ जाएगा। 7 त्रिका 21 सेंटीमीटर आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। ये मान लीजिए आपके पास कोई सर्किल दे रखा है, इसके अंदर ये समबाहु त्रिभुज दे रखा है
और ये इसका परिकेंद्र हो जाएगा और ये परित्रिज्या हो जाएगी। ये परित्रिज्या आपको यहाँ पर दे रखी है और इसका फॉर्मूला लगाकर हमने इस त्रिभुज की भुजा कैलकुलेट कर ली। ये आपके पास समबाहु त्रिभुज था, ठीक है। और हम यहाँ पर इसकी माध्यिका की लंबाई कैलकुलेट करेंगे तो ये इसकी हाइट होगी, ठीक है। हाइट का फॉर्मूला ये होता है, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर कैलकुलेट कर दीजिए। चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है अगर फॉर्मूले याद हैं तो, ठीक है। अब इस प्रश्न में देखिए, अगर आप यहाँ पर दोनों साइड +1 कर दें, यहाँ पर भी +1 और इधर भी +1, तो ये जो आपके पास इस साइड का पार्ट ये जो है, ये जो बनेगा यहाँ पर, ये बनेगा आपके पास a+1 का होल क्यूब। अब चाहें तो आप इसको खोल के देख सकते हैं, आपके पास यही बनेगा, ठीक है। और ये बराबर जो है ये बन जाएगा 64। तो ये 4 का क्यूब होता है। अब कंपेयर करा लीजिए, a+1 की जगह क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो a+1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 3 दूनी का 6 हो जाएगा, 15 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए, किसी वृत्त की जीवा AB की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण क्या होगा, भाई 60 डिग्री होगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है भाई, यहाँ पर ये मान लीजिए आपके पास कोई सर्किल है, ठीक है। और इसमें मान लीजिए ये जीवा है और यहाँ पर ये इसका केंद्र है और ये आपके पास यहाँ पर इस वृत्त की त्रिज्या होगी, ठीक है। अब ये आपस में इनकी लंबाई अगर बराबर है तो ये समबाहु त्रिभुज बनेगा और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण जो है ये 60-60 डिग्री का होता है, मैंने आपको ये बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर केंद्र पर बना कोण आपसे पूछ रखा था, तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अब इसमें देखिए, किस वर्ष में जो है कंपनी को न्यूनतम लाभ प्राप्त हुआ। ये फॉर्मूला आपको दे रखा है, लाभ बराबर प्राप्तियां माइनस व्यय, यानी कि गेन इक्वल टू रिसिप्ट्स माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है। बाकी यहाँ पर इंग्लिश वाले इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसमें देखिए, यहाँ पर ये डेटा भी आपको थोड़ा क्लियर दिखाई पड़ रहा हो। इन विच ईयर डिड द कंपनी गेन द मिनिमम अमाउंट, यानी कि मिनिमम आपको देखना है और ये फॉर्मूला दे रखा है, यानी कि डिफरेंस आपका कहाँ पर सबसे मिनिमम आपको दिखाई पड़ रहा है। भाई यहाँ पर देखिए ग्राफ में डिफरेंस देखिए कितने का सबसे कम यहीं पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इन दोनों में सबसे कम डिफरेंस आपको यहीं पर दिखाई पड़ रहा होगा, यानी कि 2019 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर देखिए आपको ये ऐसे नहीं पता चलता है, आप कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो यहाँ पर आप इनका डिफरेंस करके देख लीजिए। जो सबसे कम डिफरेंस आपका आएगा यहाँ पर, ये 2 का डिफरेंस है, ये सबसे कम डिफरेंस आपके पास यहीं पर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए यहाँ पर ये आसान सा प्रश्न है। इसमें देखिए, अगर आप कोट थीटा बराबर कैलकुलेट कर ले 5/6, तो यहाँ से देखिए आप साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, यानी कि साइन थीटा अगर आप ऊपर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में देखिए 6 कोस थीटा। अब यहाँ पर तो साइन थीटा था नहीं, तो यहाँ पर साइन थीटा हम क्या करेंगे, बट्टे में लगा देंगे। और ये साइन थीटा यहाँ पर था तो ये बाहर चला गया, +1 इसकी जगह बच गया, ठीक है। और बट्टे में इसी तरह से हम यहाँ पर भी क्या कर देंगे, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में 6 × में कोस थीटा। और यहाँ पर भी साइन थीटा नहीं था तो साइन थीटा बट्टे में लगा दिया और ये -4 बच जाएगा। अब यहाँ से देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, 6 कोट थीटा आ जाएगा और ये माइनस ये प्लस का 1 आ जाएगा और बट्टे में 6 कोट थीटा आ जाएगा और ये आपका यहाँ पर -4 आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि 6 × में 5 / 6 और ये प्लस में 1 है, ठीक है। और यहाँ पर भी 6 × में 5/6 और -4 है, 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ पर ऊपर 5 + 1 6 हो जाएगा, बट्टे में 5 - 4 यानी कि 1 हो जाएगा। तो 6 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए माइनस का चिन्ह कॉमन लेकर उधर की साइड भेजने, तो ये आपके पास यहाँ पर साइन थीटा तो प्लस में हो जाएगा और ये कोसेक थीटा ये माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कोसेक थीटा होता क्या है, 1/sin थीटा होता है। और ये जो माइनस का चिन्ह कॉमन लेकर इधर पहुँचाया था, ये -6 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करके थोड़ा सा लिखें तो ये साइन थीटा और यहाँ पर प्लस में कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए ये आपको प्लस वाले पर जाना है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये जो है √ के अंदर -6 जो है इसका स्क्वायर कर देंगे और ये प्लस का 4 कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह होता, अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता तो आप यहाँ पर क्या करते, माइनस करते, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो प्लस आपको करना है। तो यहाँ पर -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, +4 करेंगे √ 40 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए 210 अंकित मूल्य वाली एक कुर्सी को ₹189 में बेचा गया, इस लेन देन में बट्टा दर कैलकुलेट करके बताएं। देख लीजिए यहाँ पर आपको 21 की छूट दिखाई पड़ी, कितने पर, 210 पर, और गुणा कर देंगे 100 से 1/10 यानी कि 10% आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए वर्ष C और D में मिलाकर औसत आय और औसत बचत के बीच कुल कितना अंतर है। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके।
बाकी यहाँ पर देखिए डेटा आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, यहाँ पर मैं आपको ये बोल के बता देता हूँ। इनकम यानी कि औसत आय आपको कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर औसत आय का ये दे रखा है स्क्वायर वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये 600 लिखा हुआ है और ये जो है 400 लिखा हुआ है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और 1000 को 2 से डिवाइड करें तो ये औसत कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये आपको औसत बचत कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च का दे रखा है और इनकम का ये ग्राफ दे रखा है आपको। अब यहाँ पर सी और डी में देखिए आपके पास यहाँ पर 200 एक्सपेंडिचर है और यहाँ पर 100 जो है ये एक्सपेंडिचर डी में है, ठीक है। अब यहाँ पर बचत का आपको देखना है यानी कि सेविंग का देखना है, तो यहाँ पर इनका डिफरेंस लेंगे, यानी कि डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर 400 का है और यहाँ पर डिफरेंस इनका कितने का है, 300 का। यानी कि जब आप इन 300 और ये 400 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। और 700 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज आपके पास कितना आ जाएगा, 350 आ जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस आपको देखना है, यानी कि 150 का आपको डिफरेंस दिखाई पड़ा, आंसर लगा दीजिए। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए यदि 10% वार्षिक दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज x% वार्षिक दर पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज के बराबर है, तो x का मान क्या है। अब ये देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा ये करेक्शन होना चाहिए, यहाँ पर ये वार्षिक की जगह अगर अर्धवार्षिक कर दें, अर्धवार्षिक कर दें तो यहाँ पर देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो x थी ये x ही रहेगी, ठीक है। और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। अगर देखिए टाइम वर्ष में लें, ये 1 वर्ष में लें, ठीक है, टाइम 1 वर्ष का ले लें तो यानी कि 6 महीने यानी कि 2 बार कंपाउंडेड होगा हमारा ब्याज। तो यहाँ पर जो है ये x% आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट थे, तो इसका सक्सेसिव कैलकुलेट कर लेंगे जब 2 बार कंपाउंडेड होगा। तो x + x इंटू में x और बट्टे में 100, इस तरह से आप सक्सेसिव कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और ये आना कितना चाहिए भाई, यहाँ पर देखिए यदि 10% वार्षिक दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज, अब इसके बराबर दे रखा है, यानी कि यहाँ पर देखिए वार्षिक रूप से टाइम 1 वर्ष का, यानी कि 1 वर्ष के लिए यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, यानी कि 10% का यहाँ पर ब्याज मिलेगा और ये इसके बराबर दे रखा है, तो यहाँ पर ये आपस में बराबर होना चाहिए। अब देखिए हमें ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी यहाँ पर। अब अगर हम ऑप्शन की हेल्प लें तो यहाँ पर देखिए 5.32 ले रखा है, ठीक है। इसको लगभग में यहाँ पर एक बार 5 लेकर देख लीजिए, यानी कि 5 लेकर देखें तो 5 + 5 देखिए यहाँ पर 5 + 5 ये 10 हो गया। और प्लस यहाँ पर 5 × 5/100, इसमें प्लस करेंगे तो ये 10 से ज़्यादा चला जाएगा भाई। 5 + 5 10 हो गया, इसमें कुछ ना कुछ ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये 10 से तो ज़्यादा ही जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये आपके प्रश्न का आंसर नहीं हो सकता। जब 5.32 ही नहीं हो सकता तो 6.25 कैसे हो सकता है भाई, ये तो और ज़्यादा आएगा इससे, ठीक है। तो अब बचे 2 ऑप्शन। अब इसमें देखिए बड़ी आपके पास यहाँ पर वैल्यू इसमें दे रखी है, यानी कि इसको हम पहले चेक कर लेते हैं। ये 4.88 लिखा हुआ है, इसको हम 4.8 लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। और ये लगभग में हम कैलकुलेट कर लेंगे 4.8 इंटू में 4.8 और ये डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। सक्सेसिव हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका क्या बनेगा, ये तो 9.6 बन जाएगा, ठीक है। और प्लस में ये क्या बनेगा आपका यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर पॉइंट से यहाँ पर ये पॉइंट हटाएंगे, ये बट्टे में 2 0 आ जाएगा। और 48 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 × 8 = 64, 8 × 4 = 32, 2 × 64 और 6 = 70, हासिल आएगी 7, 16 और 7 ये 23 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2304, इसमें 4 स्थान पर दशमलव लगा दीजिए, यानी कि 0.2304 इसमें ऐड करेंगे तो ये आपका 9.8304 ये आ जाएगा, ठीक है। ये परसेंटेज में आ जाएगा। क्या ये लगभग 10% के बराबर है, बिल्कुल ये लगभग में जो है 10% के बराबर है। अब ये देखिए एग्जैक्ट 10% के बराबर क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4.88 लिखा हुआ है, ठीक है, 4.88 लिखा। अगर आप यहाँ पर ये पूरी वैल्यू लेते 4.88 और फिर कैलकुलेशन करते तो यहाँ पर इससे और ज़्यादा आपके पास वैल्यू आती है, यानी कि लगभग ये 10% के पास चला जाता, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाता। और ये देखिए आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4.88 पर हमने कैलकुलेट करके देखा तो यहाँ पर जो है ये 9.83 आया, ठीक है। जब आप इससे कम वैल्यू पर कैलकुलेट करेंगे 4.5 पर तो ये तो इससे भी कम आएगा, यानी कि 10% के लगभग आएगा ही नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए प्रश्न में यहाँ पर जो आपको दे रखा है ये वार्षिक दे रखा है, ये वार्षिक क्यों नहीं होगा भाई। अगर यहाँ पर ये वार्षिक होता तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास आधी हो जाती, यानी कि x/2, क्योंकि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा था ब्याज, ठीक है। तो x/2 हो जाते और x/2 के बराबर यहाँ पर ये होना चाहिए, क्योंकि x/2 का सक्सेसिव कैलकुलेट करते तो ये बराबर आपके पास 4.88 आना चाहिए। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 8 दूनी का 16, ये 17
और ये आपका यहाँ पर 9 हो जाएगा 9.76, जो कि आपका ऑप्शन में दे नहीं रखा है। तो यहाँ पर इसलिए जो है यहाँ पर ये वार्षिक जो है ये नहीं हो सकता, इसकी जगह अर्धवार्षिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेना। इसमें देखिए 16 संख्याओं का औसत 35 है। बाद में पता चला कि 4 संख्याएं गलती से इन संख्याओं में शामिल कर ली गई थी। इन संख्याओं को हटाने के बाद नया औसत क्या होगा। अब देखिए इस प्रश्न को हम 2 तरीके से बना सकते हैं, दोनों तरीके से मैं आपको ये करवा देता हूँ भाई। यहाँ पर देखिए एक तो इसका बेसिक मेथड हो जाएगा, ये आपके पास यहाँ पर 35 आपके पास ये औसत दे रखा है, ठीक है। ये 35 औसत दे रखा है 16 संख्याओं का। अगर ये 16 की 16 संख्याएं 35 35 35 ऐसे रही होंगी तो इनका एवरेज भी 35 होगा, ठीक है। लास्ट की 4 संख्याएं और लिख देता हूँ 35 35 35। अब देखिए 4 संख्याएं थी, इसमें से ये चौथी संख्या तो यहाँ पर ये 35 पूरी चली जाएगी, तो एवरेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो 3 संख्याएं हैं ये कम जाएंगी, यानी कि छोड़ के कितना जा रही है यहाँ पर देखिए, इसमें से यहाँ पर 24 चला गया, 24 चली गई, तो यहाँ पर बची की कितनी, यानी कि 11 आपके पास यहाँ पर बच गई, ठीक है। अब इसमें से यहाँ पर देखिए ये संख्या 17 चली गई, तो बचा कितना 18 बच गया, ठीक है। और इसमें से देखिए यहाँ पर ये 18 चला गया, यानी कि यहाँ पर जो है 17 बच गया, ठीक है। अब ये 4 संख्या हटा दी और ये बचा कितना, यानी कि 17 18 35 और ये 11, यानी कि 46 हो जाएगा। 46 यहाँ पर छोड़ के चली गई ये संख्याएं, ठीक है। तो 35 पहले एवरेज था, इसमें 46 ऐड कर देंगे। लेकिन इसको डिवाइड करेंगे कितनी संख्याओं में भाई, 4 संख्या आपने यहाँ से हटा दी, अब बची कितनी, 16 में से 4 हटा दी तो 12 बची, यानी कि 12 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये 12 3 36 हो जाएगा और पॉइंट समथिंग आपके पास ये आएगा, यानी कि 38 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये आपके पास आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट मेथड आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अब देखिए वो सॉल्यूशन मैंने हटाया नहीं, वो आपको PDF में मिल जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए 16 संख्याओं का औसत आपको 35 दे रखा। अब देखिए 16 इंटू में अगर 35 कर दे तो इन सभी का टोटल आ जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे इन सभी संख्याओं को जोड़ के, ठीक है। 18 + 17 + का 24 + का 35। अब ये कितना हो जाएगा, 18 और 17 35 हो जाएगा, 24 59, 5 ये 64 और 30, यानी कि 94 आपके पास इन सभी का योग हो जाएगा। 94 जब इसमें से माइनस करेंगे और यहाँ पर देखिए 16 × 5 = 80 हो जाएगा और 16 × 3 = 48 हो जाएगा, 16 × 3 = 48 और यहाँ पर 8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 560। अब ये देखिए आपके पास ये जो भी निकल के आएगा इसको आप डिवाइड कितने से करेंगे भाई, 4 संख्या हटा दी यहाँ पर तो बची कितने 12, 12 से इसको डिवाइड करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो ये आपका यहाँ पर 60 चला गया, 34 हो जाएगा, 466 बचेगा और बट्टे में 12, 12 3 36, 10 बचा, उतारेंगे 6 और 12 8 96, यानी कि 8 बार चला जाएगा, 38 पॉइंट करके समथिंग आएगा। आंसर दिखा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रितिका ने रुपए 30 पर किलो के मूल्य पर x किलो गेहूं खरीदे और रुपए x प्रति किलो के मूल्य पर इसमें से 8 किलो बेच दिए और शेष गेहूं 45 रुपये पर किलो के मूल्य पर बेच दिए। उसका कुल अर्जित लाभ प्रतिशत 10% है। रितिका ने रुपए 45 पर किलो के मूल्य पर कितने गेहूं बेचे। तो यहाँ पर देख लीजिए आपके पास ये कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर x किलो गेहूं खरीदे कितने रुपए के हिसाब से, 30 के हिसाब से, यानी कि 30 इंटू में x आपके पास ये कॉस्ट प्राइस CP हो जाएगा, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए x रुपए में यहाँ पर जो है 1 किलो गेहूँ बेचे, प्रति किलो की बात हो रही है, तो यहाँ पर 1 किलो जो है गेहूँ कितने रुपए में बेचे, x रुपए में बेचे। तो यहाँ पर टोटल 8 किलो बेचने की बात हो रही है, यानी कि दोनों साइड 8 से गुणा करा दें, यानी कि 8 किलो कितने में बेचे, 8x रुपए में बेचे। अब बचे कितने गेहूँ भाई, x माइनस का 8, टोटल गेहूँ 8 थे, 8 किलो ये सॉरी टोटल गेहूँ x किलो थे, 8 किलो बेच दिए गए, यानी कि x माइनस 8 किलो आपके पास ये शेष बचे। अब ये जो शेष गेहूँ बचे हैं ये आपका यहाँ पर 45 रुपये पर किलो के हिसाब से बेचे जाएंगे, यानी कि 1 किलो गेहूँ यहाँ पर जो है 45 रुपये में बेचने की बात हो रही है। तो x माइनस 8 से इसको दोनों साइड गुणा करा देंगे, यानी कि x माइनस 8 किलो जो है कितने रुपए में बेचे गए, 45 इंटू में x माइनस 8 रुपये में बेचे गए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये टोटल कैलकुलेट कर लीजिए सेलिंग प्राइस। ये देखिए 8x तो यहाँ पर हो गया, अलग कलर से मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, ये 8x तो आपका यहाँ पर ये हो गया सेलिंग प्राइस और ये बाकी का यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो 8x प्लस का 45 इंटू में x माइनस का 8, ठीक है, ये टोटल सेलिंग प्राइस आपके पास आ जाएगा। अब इसमें देखिए 10% के लाभ की बात हो रही है प्रश्न में, तो 10% के लाभ की यहाँ पर बात हो रही है, तो 10% का लाभ यानी कि
10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगी 1/10 होती है, यानी कि 10 पर 1 का प्रॉफिट। तो ये कॉस्ट प्राइस पर हम कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि 30x आपका कॉस्ट प्राइस है। अगर इसका 11/10 कैलकुलेट कर लें, क्योंकि 10 पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर ये भी सेलिंग प्राइस आएगा और ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से ये 0 से 0 कट जाएगा, 11 3 33x इस साइड आ जाएगा और ये आपके पास यहाँ पर 53x हो जाएगा और ये माइनस का 8 इंटू में 45 हो जाएगा। 8 इंटू में 45 इधर भेज दीजिए, बराबर के इस साइड आ जाएगा 45 इंटू में 8 और ये आपका 33x इधर आएगा, यानी कि 20x बचेगा। तो 5 से कटेगा 4 बार कट जाएगा और 5 से कटेगा 9 बार कट जाएगा। 4 दूनी का 8 हो जाएगा, 9 दूनी का 18 हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आया, x बराबर आया आपका यहाँ पर 18। ठीक है, तो x बराबर आपका यहाँ पर 18 आया। तो आप बता सकते हैं भाई, आपसे पूछा गया यहाँ पर 45 रुपये पर किलो के मूल्य पर कितने गेहूं बेचे। ये वाले गेहूं जो है यहाँ पर 45 रुपये पर किलो के हिसाब से बेचे गए थे, यानी कि x माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा भाई, x की जगह आप 18 रखेंगे, माइनस 8 करेंगे, यानी कि बराबर 10 किलो जो है गेहूं जो है वो 45 रुपये पर किलो के हिसाब से बेचे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इसमें देखिए एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इस वृत्त की परिधि पर 20 सेंटीमीटर लंबी जीवा द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा। देखिए 10 का 2 गुना करते हैं तो यहाँ पर ये आपके पास व्यास यानी कि डायामीटर आ जाएगा, 2 इंटू में 10 यानी कि बराबर 20 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो आपके पास ये जो जीवा दे रखी है और कोई नहीं है, ये इस वृत्त का व्यास ही है, क्योंकि सबसे लंबी जीवा जो है वृत्त का क्या होती है, व्यास होती है, और ये आपके पास यहाँ पर त्रिज्या के 2 गुना के बराबर है, यानी कि ये आपके पास व्यास ही है, यही है जिसकी लंबाई जो है आपको 20 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अब ये 20 सेंटीमीटर लंबी जीवा जो है, इससे अगर आप परिधि पर कहीं पर भी कोण बनाएंगे तो वो जो कोण बनेगा आपका ये 90 डिग्री का, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो यही आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए। अब इसमें देखिए सीरीज दे रखी है, अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस से आएगा, माइनस से आएगा। ठीक है, तो -6 -6 -6 -6 और डैश डैश डैश। अब देखिए कितने पदों तक लिखी हुई, 100 पदों तक लिखी हुई है, तो यहाँ पर ये 50 पदों तक चली जाएगी। अब कैसे, यहाँ पर देखिए 2 पदों को मिलाकर हमने 1 पद बना दिया, तो टोटल 100 पदों के कितने पद बन जाएंगे भाई, 2 पदों को मिलाकर 1 पद बना दिया तो 100 पदों के आधे हो जाएंगे, यानी कि 50 पदों तक ये सीरीज चलेगी। अब ये माइनस का 6 इंटू में 50 कर दीजिए, यानी कि आपके पास -300 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर अगर आप ये कैलकुलेट करते हैं x प्लस x प्लस x इस तरह से, तो ये बराबर 3x हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए माइनस है, माइनस यहाँ पर देखिए x 3 बार लिखा होता तो 3x लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से माइनस से 50 बार आएगा तो -6 इंटू में 50 लिख दिया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक कार मरम्मत के बाद 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से गति करती है और मरम्मत करने से पहले 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से गति करती है। यह मरम्मत के बाद 3 घंटे में x किलोमीटर की दूरी तय करती है। मरम्मत करने से पहले 5x किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 3 घंटे का टाइम दे रखा है, मरम्मत के बाद स्पीड 108 थी, तो x डिस्टेंस मान लीजिए 108 की स्पीड से कवर होगी, तो यहाँ पर 3 घंटे का टाइम लगता है, यानी कि बराबर 3 हो जाए। भाई दूरी बट्टे चाल करते हैं, आपके पास टाइम आता है, टाइम 3 घंटे का दे रखा है, तो x बराबर ये दूरी कितनी आ जाएगी, 3 इंटू में 108 करेंगे, 8 3 का 24, ये 324 हो जाएगी। ठीक है, ये 324 आपके पास यहाँ पर दूरी आ चुकी है, तो इसका 5 गुना यानी कि 5 इंटू में कर देंगे 324, ये दूरी कवर होगी। मरम्मत करने से पहले स्पीड कितनी थी, 72 किलोमीटर पर आवर की, तो 72 से अगर आप इसको डिवाइड कर दें तो ये 4 से कटेगा, 18 4 72, 8 चौके 32 हो जाएगा, 4 एकम 4, 9 से कटेगा, 9 9 81 हो जाएगा, 9 दूनी का 18 हो जाएगा, यानी कि 9 पंचे 45/2 आ जाएगा, ये आपका यहाँ पर 22.5 आ जाएगा। अब ये आपके पास यहाँ पर टाइम निकल के आया। ठीक है, तो टाइम निकल के आया तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 22 घंटे, और 1/2 का मतलब आधा होता है, आधा घंटे का मतलब 30 मिनट। ठीक है, तो 22 घंटे 30 मिनट आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए 100 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 100 के बाद 101 हो जाएगी, इसके बाद यहाँ पर 103 हो जाएगी, इसके बाद यहाँ पर 107 भी हो जाएगी और 109 हो जाएगी, इसके बाद 110 111 नहीं 112 हो जाएगी। ठीक है, 113 हो जाएगी, 113 हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर 117 है क्या, 117 13 नमा 117 है नहीं, तो यहाँ पर टोटल कितनी हो जाएंगी, ये आपके पास 5 हो रही है। ठीक है, तो ये 5 अभाज्य संख्या हो जाएंगी। अब इसमें देखिए यहाँ पर
अगर आप इसको अलग अलग x से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर आपके पास x बचेगा और माइनस का 1/x हो जाएगा बराबर 8 है। इसको अगर x क्यूब से डिवाइड करें ऊपर अलग अलग तो यहाँ पर ये x क्यूब माइनस का 1/x क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ से आपको ये फॉर्मूला पता होगा, ये अगर बराबर 8 है तो 8 का क्यूब कर देते हैं, माइनस ये प्लस कर देते हैं 3 गुणा 8, तो 8 का क्यूब 512 प्लस 3 8 तिरका 24 यानी कि 536 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। इसमें देखिए जे के एल एम एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें एंगल के एंगल एम के सम्मुख है। जब जे के और एम एल को आगे बढ़ाया जाता है तो वे बिंदु जेड पर मिलते हैं। जे के इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, के जेड इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एम जेड दे रखा है और एल जेड की लंबाई आपको कैलकुलेट करके बतानी। तो सबसे पहले एक सर्किल हम बना लेते हैं और इसके अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज आपको दे रखा है। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपके पास एक सर्किल है और ये देखिए चतुर्भुज हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर चतुर्भुज हो जाएगा और ये आपको दे रखा है जे के एल एम। ठीक है, तो यहाँ पर जे के को अगर आगे बढ़ाया जाता है, जे के को आगे बढ़ाया जाता है और इसके अलावा यहाँ पर एम एल को आगे बढ़ाया जाता है तो ये जहाँ पर काटती है वो बिंदु आपको जेड दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पर जे के बराबर आपको दे रखा है 10 और यहाँ पर के जेड बराबर दे रखा है 12। ठीक है, और ये आपका यहाँ पर जो है एम जेड दे रखा है 33। ठीक है, तो ये आपसे जो पूछ रखा है ये एल जेड बराबर पूछ रखा है, यानी कि ये वाली लंबाई आपको कैलकुलेट करके बता। अगर देखिए आपको कंसेप्ट पता है, यानी कि वृत्त के बाहरी भाग की लंबाई 12 इंटू में कुल लंबाई, यानी कि टोटल लंबाई आपके पास यहाँ पर के जेड ये जे जेड बराबर कितनी हो जाएगी, ये 22 हो जाएगी। तो 12 इंटू में 22 करेंगे और ये बराबर हो जाएगी यहाँ पर बाहरी भाग की लंबाई एल जेड इंटू में कुल लंबाई आपकी यहाँ पर 33 दे रखी, तो इंटू में 33। अब इसको काट के सोल्व कर दीजिए, यानी कि 11 से ये डिवाइड है, 11 दूनी का 22, 11 3 33, 3 से ये डिवाइड है 4 बार कट जाएगा, 4 दूनी का 8। एल जेड बराबर कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर दिए गए वर्षों में विज्ञान की पढ़ाई कर रहे छात्रों की औसत संख्या और वर्ष 2022 में पढ़ाई कर रहे छात्रों की कुल संख्या का अनुपात बताना। यहाँ पर औसत संख्या और यहाँ पर कुल संख्या आपको कैलकुलेट करनी लेनी। 2022 में कुल संख्या और यहाँ पर साइंस का जो है यहाँ पर आपको इनका टोटल कर लेना है। ठीक है, तो बाकी इंग्लिश वाले यहाँ पर पढ़ सकते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा डेटा भी आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा। भाई साइंस का आप यहाँ पर टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 17 हो जाएगा, 20 5 25 30 और ये आपका हासिल आएगी 3 7 3 10 6 16 16 8 24 5 29 6 35 हो जाएगा। ठीक है, अब ये औसत कैलकुलेट करना था तो टोटल 5 डेटा थी, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे 70 आ जाएगा। ठीक है, अब 2022 में ये जो आपको यहाँ पर दे रखा है इन सभी का टोटल कर लेते हैं तो 6 5 10 सॉरी 11 और यहाँ पर 8 19 19 और एक 20 का 0 हो जाएगा, हासिल आएगी 2 और 7 2 9 6 हो जाएगा, 15 4 19 19 और 3 22। जब आप इनका रेशियो बनाएंगे 70:220 करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 7:22 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए पी और क्यू के आय का अनुपात आपको दे रखा है, क्यू और आर के आय का अनुपात दे रखा है। यदि पी के आय का 1/3 भाग पी की आय के आधे से ₹4400 कम है तो क्यू की आय कितनी। देखिए पी और क्यू की इनकम का रेशियो दे रखा है 1:2। तो यहाँ पर अगर इसकी इनकम x है तो ये आपके पास 2x हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर p की आय का 1/3 यानी कि x का 1/3 कैलकुलेट करेंगे और फिर यहाँ पर p की आय के आधे यानी कि x/2 से इतने कम है, यानी कि इसमें से अगर माइनस कर दें ये तो डिफरेंस बराबर 4400 क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये सोल्व करेंगे तो ये ऊपर x आ जाएगा, बट्टे में 6 आ जाएगा बराबर 4400। 6 से गुणा करा देंगे तो 6 चौके 24 और ये 26 हो जाएगा और ये आगे 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो x बराबर आपके पास आ चुका है। तो आप ये बता सकते हैं भाई 2 इंटू में करेंगे ये 26,400 तो बराबर 4 दूनी का 8 6 दूनी का 12 और ये 5 हो जाएगा, ये 2 0 आ जाएगा। आंसर लगा दीजिए। नेक्स्ट देखें, अब इसमें देखिए ट्राइंगल EFG एक समकोण त्रिभुज है। एंगल F इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है और ये 2 भुजाएं आपको दे रखी हैं, तो कोसेक जी कैलकुलेट करके आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये F पर आपको ये 90 डिग्री का कोण दे रखा है EFG। ठीक है, EF बराबर 10 दे रखा है और ये आपको FG 15 दे रखा है। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 325 हो जाएगा
25 ये डिवाइड है, 25 एक कम 25, 25 3 75, अंडर रूट के अंदर आएगा 13 और बाहर आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये आपके पास हाइपोटेनस आ चुका है। अब ये कैलकुलेट कर दीजिए, ये आपके पास होता क्या है हाइपोटेनस यानी कि 5 अंडर रूट 13 और बटे में परपेंडिकुलर। अब देखिए जी एंगल देखना है तो इसके सामने का परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो 5 दूनी का 10 हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 13 बटे 2 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। पहले और दूसरे बेलन के आयतन का अनुपात दे रखा और उनकी ऊंचाई का अनुपात ये दे रखा है। यदि दूसरे बेलन के आधार का क्षेत्रफल आपको ये दे रखा है तो पहले बेलन की त्रिज्या क्या होगी। देखिए इनके आयतन का अनुपात यानी कि पाई r1 का स्क्वायर इंटू में h1 अपॉन पाई r2 का स्क्वायर इंटू में h2, ये दोनों बेलनों का आयतन का अनुपात हो जाएगा, जो कि आपको दे रखा 32:9 के बराबर। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर इस तरह से लिख लीजिए। ये हाइट का रेशियो आपको दे रखा है h1 और h2 का, तो यहाँ पर इनकी जगह जब आप रखेंगे 8:9, ये बराबर 32:9, 9 से 9 कट जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा। ये 4/1 को आप क्या लिख सकते हैं 2/1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से r1 और r2 का रेशियो आपके पास क्या आ जाएगा, कंपेयर करा लेंगे भाई, 2:1 आ जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है, यदि दूसरे बेलन के आधार का क्षेत्रफल यानी कि पाई r2 का स्क्वायर और ये बराबर दे रखा है 616। ठीक है, तो पाई की जगह अगर आप यहाँ पर 22/7 रखते तो 22 से कटता 22 दूनी 44 हो जाएगा, बचा कितना 7 और 10 17 और उतारेंगे 6, 176, 22 8 176। r2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 7 से इधर गुणा करा देंगे, 7 8 56, 7 दूनी का 14, 5 19, r2 बराबर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो r2 बराबर जैसे हमारे पास ये 14 आया, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 14 है, तो ये पहले वाले वृत्त की त्रिज्या यानी कि ये भी आपके पास 2 न होकर 2 का 14 गुना यानी कि 28 सेंटीमीटर आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो वर्ष y1 और y2 में मिलाकर r का व्यय और वर्ष y3 और y4 में मिलाकर s के व्यय का लगभग इतना प्रतिशत है। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसमें देखिए y1 और y2 में मिलाकर r का व्यय, y1 और y2 में मिलाकर r का व्यय, तो ये आपका डॉट वाला है, ये 600 और ये 500 यानी कि 1100 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है y3 और y4 में s के व्यय का, ठीक है, तो s का आपको देखना है ये वाला 700 और ये 500 यानी कि 1200 का कितना प्रतिशत है, गुणा 100 करा देंगे, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 12 निम्मा 108 9 बार चला जाएगा। यहाँ पर पहली बार देखिए 8 दे रखा है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये तो इनकरेक्ट हो ही जाएगा। इसके बाद सेकंड चेक कर लेते हैं। सेकंड में क्या बोला गया, कंपनी एस का कुल व्यय कंपनी आर के कुल व्यय का इतना प्रतिशत लगभग में। ठीक है, तो एस का कुल व्यय कैलकुलेट करें तो यहाँ पर जो है इन सभी का टोटल कर लीजिए, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 2100 और ये 2900, एक सेकेंड 2100 और ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 700 ऐड करेंगे तो 2800 हो जाएगा और ये 3300 हो जाएगा और ये ऐड करेंगे 400 यानी कि 3700 हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आर के कुल व्यय का टोटल करेंगे तो आर का यहाँ पर ये वाला है 600 500 1100 और ये आपका यहाँ पर 800 1900 हो जाएगा और 1900 और ये 400 यानी कि ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 2300 और 23 और 1000 यानी कि 33 हो जाएगा। इसका कितना प्रतिशत है, गुणा 100 कराएंगे तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 33 से भाग एक बार चला जाएगा, 4 बचा उतारेंगे 0, फिर एक बार चला जाएगा, अब 7 बचा उतारेंगे 0, 33 दूनी का 66 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है शेषफल 4 बचेगा, लगाएंगे पॉइंट, एक बार चला जाएगा, फिर यहाँ पर जो है फिर से 7 बचा तो फिर 33 दूनी का 66, ये लगभग में इसके आ रहा है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट जो है ये आपका करेक्ट दे रखा है। बाकी इंग्लिश वाले यहाँ से पढ़ के समझ सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें देखिए ये आपको दे रखा है, इसका मान कैलकुलेट करके बताना है। एक चीज़ देखिए, अगर आप इसको डिवाइड कर दें, 2 की पावर 2 - 1 और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई भी आपको करना पड़ेगा 2 की पावर 2 - 1। एक चीज़ यहाँ पर देखिए, ये वाली ब्रैकेट जो है 2 की पावर 2 - 1 ये इसके साथ मिलकर क्या बना लेगी, 2 की पावर 4 माइनस का 1 बना लेगी। अब ये अगली वाली ब्रैकेट जो है तो यहाँ पर a² - b² का फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर a² - b² करेंगे यानी कि 2 की पावर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगी और -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है,
इसी तरह से यहाँ पर आगे आपको ये जो ब्रैकेट दे रखे 2 की पावर 4 दे रखे +1। अब यहाँ पर देखिए a² - b² का फॉर्मूला फिर से लगेगा, यानी कि 2 की पावर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 2 की पावर 8 हो जाएगी, और फिर यहाँ पर -1। और इसी तरह से यहाँ पर देखिए 2 की पावर 8 -1 जो है ये अगली ब्रैकेट 2 की पावर 8 +1 के साथ मिलकर क्या बना लेगा, 2 की पावर 16 बना लेगा, और ये आपके पास यहाँ पर -1 आ जाएगा। अब ये वाली ब्रैकेट 2 की पावर 16, यहाँ पर ये देखिए 2 की पावर 16 प्लस का 1 है, इसके साथ मिलकर क्या बना लेगी, 2 की पावर 32, और ये माइनस का 1 आ जाएगा। इसी तरह से ये आगे चलता जाएगा, ठीक है, डैश डैश डैश। आप यहाँ पर देख सकते हैं हर बार अगली बार जो है पावर डबल हो रही है, यानी कि यहाँ पर देखिए 4 थी तो पावर 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 16 दूनी 32, फिर आगे 32 दूनी 64, ऐसे चलती जाएगी। और इसी तरह से यहाँ पर लास्ट में जाकर जो है 128 का 2 गुना, यानी कि 2 की पावर 128 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 256, और ये माइनस का 1 आ जाएगा लास्ट टाइम, ठीक है। और बट्टे में कितना है, 2 की पावर 2 यानी कि 4, और ये माइनस का 1, यानी कि बराबर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 256 और ये माइनस का 1 बट्टे में 3। आपके प्रश्न का ये सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके पूरे 25 के 25 प्रश्न, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देखिए बढ़िया प्रश्न थे, इनमें से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको आप यहाँ पर नोट डाउन करके रखिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।